ओके, स्टार्ट करते हैं एथिक्स। और एथिक्स में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में एथिक्स क्या होता है और उसके बाद मोरालिटी क्या होती है और इथिकल डिलेमा क्या होता है इसके बारे में समझा था। काफी सारे एग्जांपल भी हमने लिए थे। आई होप वो कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं अपने एथिक्स में एंट्री मारते हैं और समझते हैं कि ये जो एथिक्स है इसमें सिलेबस क्या है एक्चुअली में और हमें किन किन पॉइंट से गुजरनी है ना। तो एथिक्स में अगर हम बात करेंगे तो टोटल 8 टॉपिक हमें पढ़ने हैं। कितने टॉपिक? पहले वो 8 के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कौन कौन से। मैं यहाँ लिख देता हूँ टॉपिक्स, ये होते हैं सिलेबस। अब देखो जो मैं टॉपिक लिखूंगा ये यूपीएससी ने देने को तो दे दिया है बट इसके अंदर बहुत सारी चीजें पढ़नी रहेगी। पहले मैं लिख देता हूँ। जैसे टॉपिक नंबर 1 है एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेरेंस। ह्यूमन इंटरफेस, एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस। ठीक है। तो टॉपिक नंबर 2 है एटीट्यूड। एटीट्यूड। टॉपिक नंबर 3 है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विस। एंड फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विस। ठीक है। उसके बाद टॉपिक नंबर 4 है इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस। टॉपिक नंबर 5 है कंट्रीब्यूशन ऑफ मोरल थिंकर। कंट्रीब्यूशन ऑफ मोरल थिंकर्स। और ये मोरल जो थिंकर्स हैं इसमें फिलोसफर्स भी आ जाएंगे एंड फिलोसफर्स ये वर्ल्ड और इंडिया दोनों के रिस्पेक्ट, वर्ल्ड एंड इंडिया। ठीक है। यानी कि दुनिया के जो थिंकर्स और फिलोसफर्स थे उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा एथिक्स में और इंडिया में कौन कौन से थिंकर्स और फिलोसफर थे उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा। उसके बाद टॉपिक नंबर 6 है जो पब्लिक या सिविल सर्विस की वैल्यूज एंड एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। मैं यहाँ लिखता हूँ सिविल सर्विस वैल्यूज एंड एथिक्स इन पब्लिक या सिविल सर्विस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। उसके बाद नंबर 7 रहेगी प्रोबिटी इन गवर्नेंस। प्रोबिटी इन गवर्नेंस। ठीक है। प्रोबिटी इन गवर्नेंस। और 8वां रहेगा हमारा केस स्टडी। केस स्टडी हमने स्टार्टिंग में देखा था ना कि पेपर का पैटर्न किस तरीके से है। आधा पोर्शन जो होता है वो इन्हीं सारे टॉपिक्स में से पूछेगा, थियोरेटिकल पोर्शन, और आधा केस स्टडी। समझा? ये 8 टॉपिक हैं। इन 8 टॉपिक को ऐसे एक बार अच्छे से देख लेना, पढ़ लेना। उसके बाद हम जब अंदर घुसेंगे जैसे कि एथिक्स और ह्यूमन इंटरफेरेंस, इसमें अपने आप में वेरिएशंस है, अलग अलग सब टॉपिक्स हैं। एटीट्यूड इसका अपना एक अलग महत्व है। एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज इसका अपना अपना अलग महत्व है। ठीक है। इमोशनल इंटेलिजेंस अपने आप में टॉपिक है। उसके बाद थिंकर्स एंड फिलोसफर, सबसे बेहतरीन तुम्हें ये लगेगा टॉपिक नंबर 5 पढ़ने में, थिंकर्स एंड फिलोसफर्स। इसमें काफी अलग अलग जो थॉट्स होते हैं वो समझने को मिलेंगे और तुम्हारे सोचने का नजरिया एक तरीके से बदल जाएगा। टॉपिक नंबर 5। ठीक है। उसके बाद 6 में है जो वैल्यूज हैं सिविल सर्विस। हालांकि जैसे ही हम लोग ये
टॉपिक नंबर 3 कवर करेंगे तो ऑलमोस्ट कुछ कुछ कवर हो जाएगा 6 का पार्ट, और प्रोबेबिलिटी वाला भी 6-7 रिलेटेड है। तो फिर हम केस स्टडी देखेंगे। केस स्टडी तभी समझ में आएगा या तभी हम सॉल्व कर पाएंगे जब हमें सारा का सारा थियरी पोर्शन क्लियर रहेगा। इसके जो हर एक टर्मिनोलॉजी है, जैसे हम क्वेश्चन पेपर देख रहे थे तो उसमें एक एक टर्मिनोलॉजी थी ना, जैसे इथिक्स क्या होती है, उसके बाद मोरालिटी क्या होती है, एम्पैथी, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, सिंपैथी, ये सब क्या होता है। ये सब चीजें जब क्लियर रहेंगी एग्जाम्पल के साथ दिमाग में, तब हम केस स्टडी को इजीली सॉल्व, ठीक है। तो ये टॉपिक रहा, बाकी हम जैसे जैसे टॉपिक वाइज डिस्कस करते जाएंगे अंदर होते जाएंगे। अब हम समझते हैं थोड़ा सा इस इथिक्स के बारे में कि हमारी अप्रोच क्या रहती है, यानी कि इथिक्स का नेचर कैसा है, ठीक है। स्टडी अप्रोच, देखो फिजिक्स का जो पेपर है ये ना डिस्क्रिप्टिव नहीं है, मतलब कि ये किसी चीजों को किताब में लिख दिया जाए और वही उसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा, इस तरीके का नहीं, ठीक है। ये एक नॉर्मेटिव सब्जेक्ट, ये नॉर्मेटिव सब्जेक्ट, जैसे यहाँ पर नॉर्मेटिव सब्जेक्ट में हम उन चीजों की बात करते हैं जिसका थियोरेटिकल कोई प्रूफ नहीं होता है। जैसे हम जब मर जाते हैं, हमारी डेथ हो जाती है, तो डेथ होने के बाद हम कहाँ जाते हैं, या लाइफ आफ्टर डेथ क्या है, सोल है कि नहीं है, भगवान है कि नहीं, अगर भगवान है तो कितने भगवान है, एक है बहुत सारे हैं, एक है तो उसका एग्जिस्टेंस कहाँ है, बहुत सारे हैं तो इनमें कॉन्फ्लिक्ट होता है तो इन्हें संभालता कौन है, बहुत सारे हैं तो उसमें सुप्रीम कौन है। ये सारी की सारी चीजें जो हम पढ़ते हैं वो नॉर्मेटिव सब्जेक्ट में आती है। क्या कहीं इनका कोई पुख्ता सबूत है? ठीक है, कोई पुख्ता सबूत नहीं। तो एथिक्स जो है ये कोई डिस्क्रिप्टिव नहीं है। डिस्क्रिप्टिव का मतलब क्या है, जिसका डिस्क्रिप्शन दिया हो चीजों में, हम सोच के देख करके समझ पाए कि हाँ अच्छा, जैसे कह दिया जाएगा कि न्यूटन्स लॉ, तो न्यूटन्स ने अपने कुछ लॉ दिए हुए हैं, उसको हम पढ़ लेंगे, उसका डिस्क्रिप्शन है, एग्जाम्पल है, हम समझ जाएंगे अच्छा ये यही कहना चाह रहे हैं। लेकिन नॉर्मेटिव में हर किसी के विचार, हर किसी के थॉट्स अलग अलग है। कुछ मानेंगे कि भाई सोल होती है, कुछ नहीं मानेंगे, कहेंगे नहीं होती है ना। कुछ कहेंगे भगवान है, कुछ कहेंगे भगवान नहीं है। कुछ के लिए हेवन और हेल का कॉन्सेप्ट होता है, कुछ के लिए यही हेवन और हेल है, ठीक है। तो एथिक्स कैसा सब्जेक्ट है? एक नॉर्मेटिव सब्जेक्ट है। नॉर्मेटिव, ये डिस्क्रिप्टिव नहीं है। यहाँ पर हम स्पेकुलेशन करते हैं। क्या करते हैं? स्पेकुलेशन, स्पेकुलेट करते हैं ना कि अच्छा हाँ ये ऐसा हो सकता है, तो नहीं। तो दूसरी चीज अगर हम बात करें तो ये ना डायनेमिक नेचर का है। कैसा है? डायनेमिक, समझाता हूँ। जैसे अगर मैं बात करूँ कि मैथ्स में अगर कहा जाए कि भाई 2+2 कितना होता है, तो ये एक फिक्स्ड नेचर है, फिक्स्ड नेचर। अगर हम बात करें फिजिक्स में, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट आगे की तरफ मूव कर रहा है, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर जा रहा है, तो उसके अंदर क्या है, तो हम कहेंगे कि मोमेंटम है ना। ये एक फिक्स्ड चीज है, ये एक फिक्स्ड। लेकिन लेकिन एथिक्स में चीजें फिक्स नहीं है, ये चेंज होती रहती है, ठीक है। एथिक्स में चीजें फिक्स नहीं है, ये चेंज होती रहती है। यहाँ लोगों के थॉट से डिपेंड करते हैं, लाइक एथिक्स डिपेंड्स ऑन द थॉट्स ऑफ द पीपल, थॉट्स ऑफ द सोसाइटी। किसी सोसाइटी के लिए ब्लैक पीपल अच्छे नहीं हो सकते और किसी के लिए ब्लैक अच्छे हो सकते हैं।
अफ्रीका में हम जाएंगे तो अफ्रीका में हमें कहीं पर ये नहीं देखने को मिलेगा कि तू काला तू अच्छा नहीं, तू गोरा तू अच्छा है, ऐसा नहीं देखने को मिलेगा। वहां पर सब काले हैं तो सब एक दूसरे को पसंद करते हैं। यूएसए में जाएंगे तो यूएसए में काले और गोरों में भेदभाव देखने को मिलता है ना। तो इथिक्स डायनामिक नेचर का है, यानी ये समय समय पर जगह जगह पर चेंज होते रहता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो क्या कहेंगे, ये चेंजेबल है, चेंजेबल, ये स्टैटिक नहीं है, स्टैटिक नहीं है, स्टैटिक नहीं, ठीक है। पता है एक और चीज है कि जो इथिक्स है ना, इथिक्स में कभी परफेक्टली व्हाइट नहीं होगा और कभी परफेक्टली ब्लैक नहीं होगा। कहने का मतलब क्या है कि किसी क्वेश्चन का आंसर तुम्हें जरूरी नहीं कि एक ही मिले, हो सकते हैं उसके मल्टीपल आंसर है, ठीक है, हो सकता है उसके मल्टीपल आंसर हो। तो जब कभी भी इंसान सिर्फ मतलब कि दो ही चीजों में सोच सकता है, जैसे किसी ने कहा कि भाई 2 + 2 क्या होता है, कोई कहेगा कि 4 होता है, ठीक है, 22 भी होता है। अगर मैंने कहा कि 2 और 2 लिख दो, ठीक है, तो कोई कहेगा कि भाई 2 और 2 4 हो सकता है, 2 और 2 22 हो सकता है ना। तो जब कभी इंसान सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटी के बारे में सोचे तो उसे हम कहते हैं डाइकोटॉमी, डाइकोटॉमी, ठीक है। यानी कि जैसे कोई सोचता हो कि एक इंसान है, इंसान में या तो वो अच्छा होगा या तो वो बुरा होगा, ठीक है, हम दो ही चीजें सोच सकते हैं ना। अगर कोई ये सोचे कि कोई इंसान है, इंसान या तो अच्छा होगा और या तो बुरा होगा, तो इसे हम कहते हैं डाइकोटॉमी। क्या कहते हैं? डाइकोटॉमी। लेकिन कोई इंसान ये सोचे कि जरूरी नहीं है, जो इंसान है वो हो सकता है 90% अच्छा हो, 10% खराब हो, दोनों हो सकता है। तो जब ऐसी विचारधारा कोई रखता है, उस विचारधारा को कहते हैं कंटिन्यूम, यानी सातत्य है। उसमें कंटिन्यूअस एक चीजें देखने को मिलती है, वो किसी एक पर्टिकुलर थॉट पर डिपेंड नहीं करता है। मैं इसको यहाँ लिखता हूँ पहले, यहाँ लिख देता हूँ, जैसे कि फिक्स ग्रे शेड एरिया है ना, तो ब्लैक, इसका शेड कैसा है, ग्रे शेड, ठीक है। इसमें अगर हम देखेंगे तो ना परफेक्टली ब्लैक है ना परफेक्टली व्हाइट, परफेक्टली ब्लैक नहीं है और परफेक्टली व्हाइट नहीं है। ये क्या है? ये ब्लैक और व्हाइट का मिक्सचर है, कॉम्बिनेशन, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन। अब इस ब्लैक एंड व्हाइट के कॉम्बिनेशन को समझने के लिए जैसे हमने क्या समझना है कि भाई डाइकोटॉमी और कंटिन्यूम क्या होता है। जैसे मैं इसी को समझू, क्योंकि यहाँ पर ग्रे है और ग्रे को समझाने के लिए मैं दो वर्ड लिखता हूँ, डाइकोटॉमी, ठीक है, और यहाँ पर कॉन्टिन्यूम, डाइकोटॉमी और कॉन्टिन्यूम का मतलब सातत्य। अभी मैं समझाता हूँ, ऑटोमेटिक समझ। देखो डाइकोटॉमी में हो सकता है कि कोई सोच रहा हो कि इंसान खाली अच्छा होगा और कोई सोच रहा होगा कि इंसान खाली बुरा होगा। जब हम किसी एक पर्टिकुलर थॉट्स के बारे में सोचते हैं, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि एक बात बताओ, पहले सोसाइटी बनी या पहले बोलचाल या भाषा बनी। मैं यहाँ एग्जांपल में पूछूं, अगर क्वेश्चन पूछूं कि पहले सोसाइटी बनी या पहले लैंग्वेज, ठीक है। अगर तुम कहते हो कि पहले लैंग्वेज बनी, ठीक है, अगर तुम कहते हो कि पहले लैंग्वेज बनी, तो लैंग्वेज को बनाया किसने होगा, कैसे बनी होगी लैंग्वेज?
क्या बिना लोगों की गैदरिंग से किसी लैंग्वेज का निर्माण हो सकता है? नहीं। तो अगर तुम्हारे हिसाब से पहले लैंग्वेज बना तो मतलब फिर सोसाइटी का एग्जिस्टेंस नहीं रहा होगा और ना ही लोग एक दूसरे के आसपास रहे होंगे। और जब लोग एक दूसरे के आसपास नहीं रहेंगे तो लैंग्वेज तो बन ही नहीं सकता है फिर, है ना? तो ऐसी सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि हो सकता है दोनों साथ साथ बना हो। दोनों कैसे बने हो? साथ साथ। जैसे कि पहले कुछ कम्युनिटी, कुछ लोग आए, आपस में एक दूसरे के साथ रहे, धीरे धीरे दूर दूर थे, फिर आपस में सोचने लगे, समझने लगे, भाषा बोली नहीं आ रही है, एक साथ नहीं रह पा रहे हैं, लेकिन किसी वजह से वो धीरे धीरे साथ आने लगे। फिर कुछ कुछ इशारे करने लगे, इशारों को धीरे 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 वो वर्डिंग्स में कन्वर्ट होने लगे, वर्डिंग्स कन्वर्ट होने लगे तो और लोग साथ आने लगे, और इस तरीके से देखते देखते लैंग्वेज और सोसाइटी दोनों एक साथ डेवलप हो जाए। ठीक है? लेकिन जो इंसान डाइकोटमी के बारे में सोचता है वो कभी ये नहीं समझ पाएगा कि सोसाइटी और लैंग्वेज दोनों साथ साथ भी बन सकते हैं। वो एक ही आंसर पर टिका रहेगा, या तो कहेगा लैंग्वेज बने, या तो कहेगा कि पहले सोसाइटी बने। समझ में? डाइकोटमी के थॉट्स को लेकर अगर कोई इंसान चल रहा है तो वो ना बीच का रास्ता नहीं सोच पाता है। उसके लिए अगर मिस्टर रॉबिन है, मिस्टर रॉबिन है, तो हो सकता है कि जैसे यहाँ पर श्यामलाल है, श्यामलाल, श्यामलाल को मिस्टर रॉबिन में सारी की सारी बुराइयां दिखती हैं और ये सोचते हो कि ये क्या है, बैड पर्सन है। ठीक है, बैड पर्सन। और वहीं पर समझ लो कि राधा है, राधा को रॉबिन के अंदर सारी सारी अच्छाइयां दिखती हो और वो सोचती हो कि रॉबिन क्या है, खाली एकदम बढ़िया लड़का है, एकदम बढ़िया पर्सन है। ठीक है, लेकिन वहीं पर कोई सचिन, ठीक है, अब ये जानता है कि ये जो रॉबिन है इसमें 10% चीजें खराब है और 90% चीजें सही। समझ आ रही? यानी ये रॉबिन न तो 100% बैड है और ना ही 100% गुड है, इसका एक रेंज है गुड और बैड के बीच में। ठीक है, गुड और बैड के बीच में। ये मान लो ये 100% और ये भी 100%, तो ये कहीं इसके बीच में हो सकता है, यहां से लेकर के यहाँ के बीच में हो सकता है। समझ आ रहा है? तो ऐसी सोच रखने वाले को हम कहते हैं कि वो, उसकी सोच कॉन्टिनम है, सातत्य है, वो बीच के रास्तों को भी देख सकता है, वो हमेशा चीजों को दो ही पलड़े में नहीं देखता। कभी ब्लैक, किसी का मतलब कि कहते हैं ना भाई तुम्हें किसी पर्सन या किसी इंसान का एक ही पहलू नहीं देखना चाहिए। अगर कोई तुम्हें अपनी किसी बातों को बता रहा है तो तुम समझो वो वही बता रहा होगा तो उसे अच्छा लग रहा हो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो तुम्हारे थॉट प्रोसेस होने चाहिए कि नहीं, मुझे इसके अपोजिट भी जो चीजें हैं उसके बारे में भी समझना चाहिए, उसके बारे में भी जानने की इच्छा रखनी चाहिए। और कॉन्टिनम अप्रोच रखने वाला इंसान ही एक बेहतरीन ब्यूरोक्रेट्स बन सकता है। समझा? क्योंकि तुम्हारे पास ऐसी सिचुएशंस आएंगी जब तुम्हें ऐसा हो जाएगा कि नहीं, या एक ही रास्ता सही है या दूसरा रास्ता सही है, तब तुम्हें उन एक रास्ते और दो रास्तों के बीच में से कोई रास्ता निकालना होगा। उसे कहते हैं कॉन्टिनम अप्रोच। डाइकोटमी का थॉट्स लेकर अगर चलोगे तो तुम कभी भी ब्यूरोक्रेसी में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। नहीं तो डाइकोटमी का सिंपल अगर मतलब जानने की कोशिश करें तो ये एक्सट्रीम लेवल पर सोचता है। एक्सट्रीम लेवल, एक्सट्रीम, किसी के अंदर सिर्फ और सिर्फ बुराई है, ये एक्सट्रीम है। कोई पार्टी सिर्फ और सिर्फ, जैसे कि बीजेपी पार्टी, बहुत लोगों के लिए ऐसा होगा कि बीजेपी पार्टी पूरी तरीके से गलत ही होगी, और बहुत लोगों के लिए ऐसा होगा कि बीजेपी पार्टी भगवान होगी। है कि नहीं? समझ में आया क्या? हाँ, इसे डाइकोटमी कहते हैं कि इंसान बीच वाले चीजों को देख ही नहीं पाता।
किसी भी पार्टी या किसी भी इंसान, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर क्या अच्छाई है और क्या बुराई है, ये दोनों चीजों को बैलेंस करके चलना कॉन्टिनम कहलाता है। कॉन्टिनम, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो हमारा जो इथिक्स है, इथिक्स ऐसा ही है। इथिक्स में हमें सवालों के सटीक आंसर नहीं मिलते हैं, सटीक आंसर नहीं मिलते हैं, उसमें हमें एक रेंज मिलता है हमेशा, ठीक है, एक रेंज मिलता है। ना क्लियर हुआ क्या? तो इथिक्स के बारे में हमने 3 चीजें समझी। इथिक्स सब्जेक्ट का नेचर कैसा है, मतलब कि पढ़ने वाला है, डिस्क्रिप्टिव है या नॉर्मेटिव है, तो ये नॉर्मेटिव है। यहाँ पर हम उन चीजों की बात करते हैं जो लिखी गई नहीं है या उसका कहीं पुख्ता प्रूफ नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी हम बात करते हैं। इसके बाद इसके नेचर की बात करते हैं, भाई ये डायनेमिक है, स्टैटिक है, तो ये डायनेमिक है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि अच्छा, इसमें हमें सवालों के जवाब किस तरीके से मिलते हैं, क्या पूरी तरीके से ब्लैक मिलता है, क्या पूरी तरीके से व्हाइट मिलता है, स्ट्रीम मिलता है, या इन दोनों के बीच में मिलता है। तो हमें इथिक्स में सवाल के जवाब बीच में मिलते हैं, ठीक है। हमें हमेशा कॉन्टिनम अप्रोच लेकर ही चलना है। समझ में आ रही है? ये चीजें याद है, ठीक है। अच्छा, अब कॉन्टिनम अप्रोच को लेकर के आगे चलने के लिए हमें 3 वर्डिंग्स को बड़े ध्यान में रखना होगा। 3 वर्डिंग्स क्या क्या है भाई? तो एक होता है माइंड सेट, मतलब समझाता हूँ। कॉन्टिनम अप्रोच को आगे लेकर के चलने के लिए क्या जरूरी है? माइंड सेट। माइंड सेट, अब ये माइंड सेट 3 तरीके का हो सकता है। माइंड सेट कितने तरीके का हो सकता है? एक हो सकता है कि किसी का माइंड सेट क्लोज हो, समझ में आ रही? एक हो सकता है कि किसी का माइंड सेट ओपन हो, और एक हो सकता है कि किसी का माइंड सेट रेशनल हो। यहां से समझ लेना तुम्हारा माइंड सेट क्या है, ठीक है। माइंड सेट के कितने टाइप हो सकते हैं? एक क्लोज्ड हो सकता है, दूसरा ओपन हो सकता है, और तीसरा रेशनल हो सकता है, ठीक है। अब समझते हैं क्लोज्ड माइंडसेट का क्या मतलब होता है। क्या कि उसका दिमाग बंद रहता है? क्लोज्ड माइंडसेट हम उसे कहते हैं जिसके पास नॉलेज तो है, लेकिन वो किसी नई नॉलेज को अक्वायर करने से बचता है, ठीक है। जिसके पास नॉलेज है, लेकिन अगर कोई दूसरा कोई और नॉलेज दे रहा है तो वो उसे एक्सेप्ट ही नहीं करता है, इसे हम कहते हैं क्लोज्ड माइंडसेट, ठीक है। जैसे कि अगर किसी का मन में ये बच गया है कि भाई भगवान होते हैं, ठीक है, भगवान होते हैं, तो अगर कोई सामने वाला पर्सन है वो आकर के कह रहा है कि भगवान नहीं होते हैं, मैं तर्क दे सकता हूँ, वो उसकी बात को सुनेगा ही नहीं, बोलेगा कि नहीं, मैंने मान लिया भगवान होते हैं तो भगवान होते हैं। तो ऐसे माइंडसेट जिनके पास नॉलेज है, हैव नॉलेज, ठीक है, उनके पास नॉलेज है, लेकिन दे आर नॉट ओपन टू एक्सेप्ट न्यू आइडिया, बट नॉट ओपन टू एक्सेप्ट न्यू आइडिया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्लोज्ड माइंड सेट के लोग कैसे होते हैं, समझ में आ गया? क्लोज्ड माइंड सेट के लोग कैसे होते हैं समझ में आ गया कि उनके पास नॉलेज है, लेकिन अगर कोई और नॉलेज देने की कोशिश करता है तो वो नहीं लेने की कोशिश करते, एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, या वो नए आइडिया को उसको, जैसे अभी हमारे देश में ही ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो नई टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को अडॉप्ट नहीं कर पाते। उनको लगता है कि अगर वेस्ट से, यानी कि जो यूएसए है, यूरोप है, वहां से कोई कल्चर भारत में आ रहा है तो वो गलत ही हो रहा है। ऐसा जरूरी है क्या कि यूरोप से आने वाली हर कल्चर गलत ही होगी? नहीं, उसमें जो सही है तुम्हें उस सही को लेना है, सोचना है तुम्हें कि भाई अच्छा क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है। तो क्लोज्ड माइंडसेट क्लियर हुआ। अब ओपन माइंडसेट क्या होगा? जस्ट इसी का उल्टा,
have knowledge and also have tendency to accept new ideas. Have knowledge, इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है. Have knowledge and इसमें ये knowledge की स्पेलिंग है. हाँ, also have tendency to accept new ideas. ठीक है. अब देखो यूपीएससी में जो हमें पेपर लिखना है ना, मतलब ये तो अपना मैंने तरीका ढूंढा कि भाई मैं ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बनाऊंगा, स्ट्रक्चर बना करके कुछ पॉइंट लिख लूंगा और उस पॉइंट को फिर मुझे एक्सप्लेन करने में आसानी होगी, क्योंकि अगर मेरे पास पॉइंट रहेंगे तो मैं उन्हें एक्सप्लेन कर सकता हूँ. सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है पॉइंट को सोचना ही, तुम्हें एक्सप्लेन क्या करना है कि नहीं. हाँ, मैं ऐसा पेपर में ऐसे बना करके ये जो माइंडसेट है, माइंडसेट कैसे 3 टाइप हो सकते हैं, ऐसा मैं फ्लो चार्ट की तरह बनाऊंगा और फिर उसको एक्सप्लेन करूंगा. हाँ, उसके बाद आते हैं रेशनल. रेशनल को हिंदी में कहते हैं तर्क संगत. तर्क संगत. अब ये ऐसे लोग होते हैं जिन्हें कोई कुछ भी आकर के कहे, वो सुनते हैं और सुन करके उस पर अपना दिमाग लगाते हैं, सोचते हैं कि क्या किसी पर्सन ने आकर के मुझे जो बात कही है वो बात सही है या गलत. ठीक है, सही है या गलत. तो रेशनल जो माइंडसेट वाले लोग होंगे उनके पास एक लॉजिकल रीजनिंग वाली एबिलिटी होगी. एबिलिटी टू थिंक लॉजिकली. समझ में आ रही है. लॉजिकली थिंक करने की एबिलिटी होती है किसके पास? रेशनल माइंडसेट वाले पीपल्स के पास. ठीक है, वो हमेशा हमेशा क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट करने के लिए आतुर होते हैं, मतलब कीन होते हैं. दो ऑलवेज कीन टू फाइंड द आंसर ऑफ द क्वेश्चंस. वो हमेशा रीजन जानना चाहते हैं कि कोई अगर काम हुआ या कोई बात कही गई तो उसके पीछे क्या वजह रही है, कोई एक्शन हुआ तो उसके पीछे क्या वजह रही है, कोई इवेंट घटा तो उसके पीछे क्या वजह रही है. They always keen to find the reason behind any incident. Are you getting my point? तो माइंड सेट कितने तरीके के हो सकते हैं? 3 तरीके. कौन कौन से? क्लोज्ड, ओपन और रेशनल. रेशनल माइंडसेट किसे कहेंगे? जैसे कि मान लो किसी ने आकर के कह दिया कि भगवान गणपति दूध पीने लगे. ठीक है, तो क्लोज्ड माइंडसेट वाला इंसान अगर उसके अंदर पहले भगवान को लेकर के कोई भावना बैठ गई रहेगी कि नहीं भगवान नहीं होते हैं, तो इस बात को तुरंत ही खारिज कर देगा, कहेगा हट गणपति मूर्ति दूध पीने लगे हैं. अगर ओपन वाला रहेगा तो क्या कहेगा? अच्छा क्या बात कर रहे हो, चलो हम भी पिला के आ जाएंगे. ठीक है, लेकिन रैशनल वाला रहेगा तो सोचेगा गणपति दूध पी रहे हैं, अच्छा इसके पीछे क्या वजह है, क्या ये बात सही है या गलत है. अगर सही है तो उसके तथ्य को फाइंड आउट करेगा, गलत रहेगा तो भी उसके तथ्य को फाइंड आउट करेगा और उसे गलत खारिज कर देगा. ये फर्क होता है क्लोज्ड, ओपन और रेशनल माइंडसेट के. अगर कोई पूछेगा कि बताओ इन तीनों में से अच्छा माइंडसेट कौन सा हो सकता है? रेशनल. ठीक है, रेशनल. तो इस यूपीएससी की जर्नी में जब इंटरव्यू देने जाना तो भी हमेशा माइंडसेट रेशनल रखना. ठीक है, माइंडसेट रेशनल रखना. और थ्रू आउट द लाइफ जो तुम्हारी जॉब रहेगी उस जॉब में भी अपना माइंडसेट कैसा रखना? रेशनल ही रखना. क्योंकि जो इंसान रेशनल रहता है वो हर प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस को ढूंढने की क्षमता रखता है. समझ आ रही है? हाँ, इसलिए
गुड सिविल सर्वेंट नीड्स टू कीप द बैलेंस्ड माइंड सेट, और बैलेंस्ड माइंड सेट इसी रैशनैलिटी से आती है। रैशनल वाला न तो पूरी तरीके से क्लोज होता है और न ही पूरी तरीके से ओपन होता है, वो इन दोनों के बीच को बैलेंस करके चलता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो माइंडसेट कैसा रहेगा? रैशनल, ठीक है, माइंडसेट रैशनल। इतना चीज कंसेप्ट क्लियर है क्या? अभी हमने क्या क्या बात करी बताओ। कि अगर हम बात करें इनकी इस सिलेबस में एथिक्स, ह्यूमन इंटरफेस अभी तो हम चालू करेंगे, एटीट्यूड वाला भी थोड़ा सा मैं सोचा था आज बताने के लिए, लेकिन ये नहीं बता सकता। चलो यहाँ पर एक कंसेप्ट और समझ लेते हैं। जैसे यहाँ कुछ कुछ टर्म हमेशा आएंगी, जैसे ये वैल्यूज, ठीक है, वैल्यूज क्या होता है, और न्यूट्रलिटी क्या होता है, ठीक है, वैल्यूज और न्यूट्रलिटी, ये दो वर्ड ना काफी बार आते हैं, तो उसके बारे में हम समझेंगे। हालांकि वैल्यूज को हमें डिटेल से स्टडी करनी पड़ेगी, एक ही जगह में खत्म नहीं होगा, बट हाँ मैं थोड़ा सा यहाँ पर इंट्रोड्यूस करता हूँ अच्छा वैल्यूज होता है, ठीक है। जैसे अगर हम वैल्यू की बात, तो देखो वैल्यू अलग अलग सब्जेक्ट है, ठीक है। अब इसको मैं ऐसे अभी वाला चीज नहीं समझ, देखो यहाँ से लिंक करके समझाता हूँ कि अगर तुम्हें अपना माइंडसेट रैशनल रखना है तो तुम रैशनल कैसे रख पाओगे, पहले इतना समझो, ठीक है। माइंडसेट अगर रैशनल रखना है तो कैसे रख पाओगे? तुम अपने माइंडसेट को तभी रैशनल रख पाओगे जब तुम दो चीजों को फॉलो करोगे। किस किस को? एक वैल्यू एंड इंटरेस्ट न्यूट्रलिटी, इंटरेस्ट न्यूट्रल, ठीक है, इंटरेस्ट न्यूट्रलिटी, इंटरेस्ट न्यूट्रल। अच्छा देखो वैल्यूज एक तरीके के थॉट प्रोसेस होते हैं। अब जब मैं वैल्यू बताऊंगा तो उसमें समझाऊंगा कि भाई अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग वैल्यूज क्या होती हैं, इथिक्स में वैल्यूज का क्या मतलब होता है, तो मैं समझाऊंगा। लेकिन हम यहाँ पर अभी इस रेशनल माइंडसेट के रिस्पेक्ट से समझेंगे, अच्छा ये कहना क्या चाहता है, क्यों ये कह रहा है कि अगर तुम अपना माइंडसेट रेशनल रखना है तो तुम्हें वैल्यू और इंटरेस्ट न्यूट्रलिटी को फॉलो करना ही होगा। अगर तुम इसे फॉलो नहीं कर पाओगे तो तुम अपने माइंडसेट को रेशनल नहीं रख पाओगे, ठीक है। अब जैसे इसको समझो कि कभी भी ना, अगर मैं इसको वैल्यूज को तुम्हारे विचार कहूं तो अभी के लिए ये पकड़ के चलो, वैल्यूज क्या है? अभी के लिए तुम्हारे विचार है, थॉट्स। तो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त या किसी की समस्या सुनते वक्त इस बात का हमेशा याद रखना, जो तुम्हारे वैल्यूज है ना वो सुप्रीम नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई तुमसे कुछ बात कह रहा है और उस बात को लेकर के तुम्हारे अंदर पहले ही एक धारणा है और तुम उसी को पकड़ के बैठ गए हो। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम क्लोज्ड माइंडसेट कैटेगरी में चले जाओगे, समझ में आ रहा है? तुम क्लोज्ड माइंडसेट की कैटेगरी में चले जाओगे। तो पहली चीज ये रखनी है कि भाई तुम्हारे जो थॉट्स हैं, मैं यहाँ लिख करता हूँ, योर थॉट्स, योर values should not be supreme, should not be supreme। यानी तुम्हारे जो वैल्यू मतलब अभी मैं यहाँ विचार थॉट्स को लेकर चलूँ, तुम्हारे थॉट्स सुप्रीम नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए नहीं जो मैं सोच रही हूँ या मैं सोच रहा हूँ वही सही। अब इसका एग्जांपल मैं समझाता हूँ कि जैसे वेजिटेरियन होना अपने आप में एक थॉट है, अपने आप में एक वैल्यू है ना। कह रहा हूँ कि वेजिटेरियन यानी शाकाहारी, अगर कोई वेजिटेरियन इंसान है और वो कहता है कि भाई अगर जानवरों पर दया करनी है, जानवरों के प्रति कंपैशन रखना है, कंपैशन मतलब दया रखनी है, तो लोगों को क्या हो जाना चाहिए? वेजिटेरियन हो जाना चाहिए। ये किसी वेजिटेरियन वाले की थॉट है,
ठीक है, मान लो कि तो कोई राधा है, राधा कहती है, क्या कहती है कि भाई अगर तुम्हें जानवरों के प्रति दया रखनी है तो समाज के सारे लोग क्या हो जाने चाहिए, वेजिटेरियन हो जाने चाहिए। ठीक है, वेजिटेरियन हो जाने चाहिए। ठीक है, ये इनकी थॉट है। लेकिन वहीं पर रॉबिन रॉबिन ये कहता है कि ठीक है, अगर समाज के देश के सारे लोग वेजिटेरियन हो जाते हैं, मैं मान लेता हूँ, लेकिन खाएंगे क्या वो? तो राधा का कहना है कि साग सब्जी खाएंगे। बोला ठीक है। तो रॉबिन ने उस देश की कल्पना कराई जैसे कि अरब कंट्रीज जहां पर एग्रीकल्चर करना अपने आप में एक चैलेंज है। बहुत कम ऐसी लैंड होगी जहां पर लोग जो है कुछ फ्रूट्स वगैरह उगा लेते होंगे, लेकिन जैसा भारत में है, भारत में एक डाइवर्स क्लाइमेट मिलता है। हम कहीं पर अपना गेहूं उगा लेते हैं, चावल, उसके बाद हर एक जो फल फ्रूट सब्जियां रहती है सब उगा लेते हैं। लेकिन क्या अरब देशों में ऐसा पॉसिबिलिटी है क्या? नहीं। जब वहां पर एग्रीकल्चरल लैंड की अवेलेबिलिटी नहीं है, ठीक है, अवेलेबिलिटी नहीं है, तब वो लोग अपनी भूख को मिटाने के लिए किस पर डिपेंड होंगे? वहां जो उनके कोस्टल एरिया रहेगा वहां से जो सी फूड मिलेगा। तो क्या सी फूड ये वेजिटेरियन की कैटेगरी में आएगा या नॉन वेजिटेरियन की कैटेगरी में? नॉन वेजिटेरियन। तो अगर यूरोप वाले या अरब वाले ये सोचने लगे कि हमें तो जानवरों पर दया रखनी है, हमें कोस्ट वाले इन मछलियों को या उसमें मिलने वाले मगरमच्छों को नहीं खाना है, तब क्या अरब कंट्री के लोगों की एग्जिस्टेंस रह पाएगी? क्या वो जिंदा रह पाएंगे? तो ऐसी सिचुएशन में अगर राधा तुमको कहती है कि वेजिटेरियन होना सबसे इम्पोर्टेंट है, तो एक रैशनल माइंडसेट क्या कहेगा? क्या वेजिटेरियन होना ही कंपैशन को दर्शाता है, जानवरों की जान नहीं ली जाए? जरूरी नहीं। ठीक है, हम वहां पर वेजिटेरियन हो सकते हैं जहां पर हमें अवेलेबिलिटी है। भारत में कुछ हिस्सों में जहां पर वेजिटेबल्स उगते हैं, हमें शाकाहारी चीजें मिल जाती है खाने को, वहां पर हम हो सकते हैं। लेकिन ऐसे डेजर्टी एरिया जहां पर एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है लेकिन समुद्र अवेलेबल है, देखो नेचर ने हर किसी को अपने हिसाब से ढाला है, ज्योग्राफी को प्रोवाइड करवाया है। जहां एग्रीकल्चर नहीं है वहां पर सी फूड्स मिल जाते हैं, वहां पर पशु पक्षी मिल जाते हैं, जंगल मतलब कि खाने पीने को मिल जाती हैं चीजें। ठीक है, तो ज्योग्राफिकल हिसाब से अगर देखें तो इस नेचर का बैलेंस, पृथ्वी का बैलेंस प्रॉपर तरीके से है, जिसे हम किसी एक पर्टिकुलर इंसान के थॉट्स के ऊपर नहीं खोज सकते। समझ में आई? तो पहली चीज क्या है कि भाई रेशनल माइंडसेट इस बात का ध्यान रखेगा कि उसके जो थॉट्स हैं वो सुप्रीम नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? वैल्यू तुम्हारे क्या कहते हैं कि भाई सुप्रीम नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज कहती है कि इंटरेस्ट न्यूट्रलिटी। दूसरी चीज क्या कहती है? इंटरेस्ट न्यूट्रलिटी। इंटरेस्ट न्यूट्रलिटी। अब यहां समझो, जैसे तुम सुप्रीम कोर्ट के जज, क्या हो? जज हो सुप्रीम कोर्ट, और यहाँ एक कोई बिल्डिंग है, ठीक है? इस बिल्डिंग के बिल्डर ने आपको यहाँ पर एक प्लॉट दिला, मतलब कि वो कहा कि सर यहाँ सस्ते मिल रहा है, या आप किसी ने दोस्त ने कहा कि ये प्लॉट सस्ते मिल रहा है, आपने आकर के यहाँ पर एक प्लॉट परचेस कर दिया। ठीक है, आपने प्लॉट परचेस कर लिया, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद, जैसे आपने प्लॉट परचेस कर लिया, कुछ ही दिनों के बाद बहुत सारे लोग आपके पास आते हैं, या आपके पास एक PIL आता है। क्या आता है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL, कि ये जो बिल्डिंग बनाई गई है इसमें ये चीजों के लोगों के इंटरेस्ट को ध्यान में नहीं रखा गया है, एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है,
आसपास की जो बस्ती है वहां के लोगों की जमीन जबरदस्ती कब्जाई गई है, लोगों को अपना अच्छा मुआवजा नहीं दिया गया है, इसलिए जज साहब इस बिल्डिंग को गिरा दिया जाए या इस पर इसके सेल पर रोक लगा दिया जाए। अब भाई तुम जज हो और तुमने कहा ये तो बड़ा बवाल हो गया, मैंने भी एक प्लॉट ले लिया है, अगर मैं अपना जो डिसीजन है उस पीआईएल के पक्ष में देता हूँ तो मेरा प्लॉट चला जाएगा, और अगर मैं पीआईएल के पक्ष में नहीं देता हूँ, इस बिल्डर के पक्ष में देता हूँ, तो मैं जो है फिर अनइथिकल काम कर दूंगा, है ना, मतलब कि मैं अपना जो पोस्ट है उसकी गरिमा को खो दूंगा। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में एक जो न्यूट्रल माइंडसेट वाला इंसान रहेगा वो अपने इंटरेस्ट को क्या करेगा, छोड़ देगा। ठीक है, वो अपने इंटरेस्ट को छोड़ देगा और वो अपने पोस्ट की गरिमा को ध्यान में रख करके इथिकल काम को करेगा जो लॉ के अकॉर्डिंग है। ठीक है, लॉ के अकॉर्डिंग चलेगा। समझ में आई बात? तो जब आप अपने इंटरेस्ट को छोड़ देते हो, यानी अपने इंटरेस्ट के प्रति क्या रहते हो, न्यूट्रल रहते हो। समझा है कि भाई ठीक है, इसमें मैंने प्लॉट ले लिया है, कोई बात नहीं, लेकिन ये लोगों के लिए खतरनाक है, लोगों से जबरदस्ती पैसा लिया गया है, उनको पूरा पैसा नहीं दिया गया है, जबरदस्ती कब्जाया गया है, ये सोसाइटी के लिए गलत है, इसलिए इस बिल्डिंग को मैं या तो स्टे ऑर्डर लगा दूंगा या तो इसे गिरवा दूंगा। समझा? देखा ना अभी दिल्ली में ट्विन टावर थी, उसको एकदम बना बनाया बिल्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने उसे तोड़वा दिया, कोई मुरोबत नहीं, कितना करोड़ों का लॉस हुआ होगा उस बिल्डर को, है ना। तो ये चीज याद समझ में आएगी, मतलब कि याद रखना है क्या क्या, एक वैल्यू और दूसरा इंटरेस्ट न्यूट्रलिटी, यानी वैल्यू भी न्यूट्रल होना चाहिए, तुम्हारा इंटरेस्ट भी न्यूट्रल होना चाहिए। इसके लिए उस इंसान के लिए जो रेशनल थिंकिंग वाला है, रेशनल माइंडसेट वाला है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर ये सारे के सारे टॉपिक क्लियर हैं तो आज के लिए हम इतना रखते हैं और बाकी की स्टोरी हम